लेकिन कुछ बच्चों लोगों का कमेंट था यह कि जो ये आगे का पोर्शन आता है 10 नंबर का, देखिए जैसे मैं 1 नंबर के पूछा है, फिर ये पूछता है माटी मूर्ति किस विधा की रचना है, डायरी विधा के लेखक हैं, समालोचना विधा के, और इधर भी आप लोगों का पूछता है 2 नंबर के क्वेश्चन है रीतिबद्ध कवियों में से किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो यह जो आप लोगों के टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर का? टोटल शुरू के आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत लोगों का कमेंट था कि सर ये वाला क्लियर करा दीजिए, कंफ्यूज हो रहा है सर, पूरा डाउट हो रहा है, ये अच्छे तरीके से 10 मार्क्स हम लोगों का क्लियर करा दीजिए। तो चलिए देखिए, हालांकि हमारे पास 4 पेपर है और 4 पेपर देख पा रहे हैं 2019 का है, 2000 फिर ये भी 19 का है, लेकिन कोड चेंज है, 801 AC है या 801 KD है। फिर हमारे पास 2 पेपर 2020 का है, एक 801 MC है और एक हमारे पास पेपर है आपका 801 MF। तो इस पेपर के जितने 10 नंबर के क्वेश्चन है आगे पूछे गए हैं, चलिए इसका एक एक करके सोल्यूशन करा देता हूँ। आज पूरा सोल्यूशन तब कर लेंगे तो मेरे प्यार विद्यार्थियों 10 नंबर पूरा आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन में आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन रिपीटेशन होता है, हालांकि आप सबको मालूम है। तो 2019 तक हमने 2019 और 2020 इन दोनों को मर्ज कर 2022 में बनाया गया, क्योंकि 2021 का एग्जाम तो हुआ नहीं था, तो 2019 और 2020 का आप लोगों को इंक्लूड करके ही 2022 का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बता दूं एक एक करके मैं सॉल्व करने वाला हूं। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपका 2019 का है और पहले मैंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी लाइक कीजिए, 5000 टारगेट लाइक इसमें रखा है हमने। आई होप आप इसको जरूर पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित, मैं थोड़ा जूम कर दूं ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे से दिखें, दिख रहा है ना आप लोगों को। पहला प्रश्न यही है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है, ठीक है। चलिए पहला क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा है कि क्या लिखूं के जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर हैं। तीसरा है कि ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। और चौथा कि मुंशी प्रेमचंद्र एक समालोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इन चारों में से एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर आप लोगों को लिखना है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो चलिए बता देता हूँ। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो बिल्कुल ये क्या है? असत्य। तो क्या हो जाएगा? गलत। क्या लिखूं के लेखक जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, तो ये भी आपका क्या है? असत्य है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। देखिए, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना बिल्कुल यही आपका क्या है? सही है, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना, तो बिल्कुल सही हो जाएगा यही आंसर। तो इस प्रकार के प्रश्न आगे पहला हो गया ना आप लोगों का। चलिए दूसरा देखिए, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो किसी 4 ऑप्शन दिया, चारों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है। मैं चारों को बताऊंगा आप लोगों को ताकि पूरी तैयारी हो पाए अच्छे तरीके। चारों को बता देता हूं। देखिए, पहला सन्यासी, जो सन्यासी हैं, तो ये सन्यासी कृति के लेखक कौन है, ठीक है। तो सन्यासी कृति के जो लेखक हैं वो इला चंद्र जोशी जी हैं। क्या है? इला चंद्र जोशी जी सन्यासी के हैं, इला चंद्र जोशी, इला चंद्र जोशी। तो पहले का सन्यासी के जो लेखक हैं इला चंद्र जोशी हैं। दूसरा है कि रस मीमांसा है। क्या है? रस मीमांसा। तो रस मीमांसा जो है वो है रामचंद्र शुक्ल जी की, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे रामचंद्र शुक्ल जी। ये किसकी कृति है? तो रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। और तीसरा आप लोगों का बिखरे पन्ने। क्या है तीसरा? बिखरे पन्ने, ठीक है। कुछ बिखरे पन्ने जो है पदुमलाल पूनालाल बख्शी की है। तो तीसरा लिखेंगे कि पदुमलाल पूनालाल बख्शी जी की है, ठीक है। और बच गया आपका चौथा आपका क्या है? आत्मकथा। चौथा आपका क्या है? आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, सबको मालूम है। तो लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एक पूछा था ना, हमने चारों बता दिया ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से 90% से कम ना लाएं आप, ठीक है। तो चारों का क्लियर हो गया आप लोगों का। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे बात करते हैं। आगे आपका है, देखिए एक नंबर क्या है यहाँ पे। क्या है कि माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है, ठीक है। माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? तो देखिए, माटी की मूर्ति किस विधा की जो रचना है? रेखा चित्र विधा की। किसकी? तो रेखा चित्र विधा की रचना है। रेखा चित्र विधा की रचना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए दूसरा है कि डायरी विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखना है। डायरी विधा के किसी एक लेखक का नाम, तो आप लिख सकते हैं मोहन राकेश। क्या लिखेंगे? मोहन राकेश। ये आपका पहला हो गया, या दूसरा हो गया। दूसरा क्या था? डायरी विधा के लेखक का नाम, तो मोहन राकेश। तीसरा है आपका कि समालोचना विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो लिख देंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। क्या लिखेंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, हरिश्चंद्र जी। तो समालोचना विधा के किसी एक लेखक का नाम क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ये भी आपका क्लियर हो गया। चलिए अब मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब इसके बाद इधर प्रश्न है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा हमसे।
तो देखिए अगला प्रश्न है कि रीतिबद्ध कवियों में से किसी किन्हीं दो कवियों के नाम लिखना है। ठीक है, रीतिबद्ध कवियों में से किन्हीं दो कवियों के नाम लिखना है। देखिए तो रीतिबद्ध कवियों में से किन्हीं दो कवियों का नाम ना, तो देखिए क्या है, पहला लिखे ग्वाल कवि। क्या है, ग्वाल या ग्वाल लिखा है, ग्वाल कवि पहला है आपके ग्वाल कवि जी। ठीक है, और दूसरा है, दूसरा नोट कीजिए, भिखारी दास। भिखारी दास, यह जो दो लोग हैं ये हैं रीतिबद्ध कवियों में से किन्हीं दो कवि का नाम हमने बता दिया। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला है कि निम्नलिखित रचनाओं में से किन्हीं दो रचनाओं के रचनाकार के नाम लिखना है। किन्हीं दो रचनाओं में से रचनाकार के नाम लिखना है। ठीक है, देखिए पहला है, हम मैं चारों हल करके बता देता हूँ, है पलासावन। क्या है, पलासावन। तो देखिए पलासावन के जो रचनाकार हैं वह हैं नरेंद्र शर्मा जी। कौन है, नरेंद्र शर्मा जी। क्या लिखेंगे हम लोग, नरेंद्र शर्मा, ये पहला हो गया। दूसरा है पल्लव। दूसरा क्या है, पल्लव। पल्लव के सुमित्रानंद पंत जी, सुमित्रानंदन पंत जी, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा है पंचवटी। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त जी के हैं। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त जी। और चौथा क्या है आपका, परशुराम की प्रतिज्ञा, जो कि रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, क्लियर। चलिए यहाँ भी पूरा आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए मैं होमवर्क भी देना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरा हल करा दूंगा तो कौन। नई कविता के किसी एक कवि का नाम, ये आप लोगों को लिखना है। चलिए कमेंट करके बताइए, देखता हूँ कि कितने लोग कमेंट करते हैं ईमानदारी से। नई कविता के किसी एक कवि का नाम लिखना, आप लोग बताएंगे। तो चलिए पहला आप लोगों का पेपर कंप्लीट। अब यहाँ से तो क्वेश्चन दूसरा स्टार्ट हो जाता है। तो पहले प्रश्न पत्र जो कि 2020 का था और 2019 का, 2019 में 10 नंबर हमने पूरा क्लियर कर लिया। ठीक है, अब दूसरा पेपर लेके आते हैं। ये 2019 का 801 एडी था, अब हम 2019 का 801 एसी करने वाले, फिर 2020 का भी करने वाले हैं, मतलब पूरी तैयारी करने वाले हैं। चलिए 2019 में देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट है, थोड़ा जूम करूँगा ताकि अच्छे से दिखे। चलिए पहला है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर निकला है। प्रेमचंद्र एक प्रमुख नाटककार हैं। प्रेमचंद्र एक प्रमुख नाटककार है, तो बिल्कुल असत्य है, क्या जाएगा, गलत। डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि हैं, तो ये भी क्या है, गलत है। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, बिल्कुल सही है। ध्रुव स्वामी जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक है। चलिए आई होप आपको ये वाला प्रश्न क्लियर हो गया पहला। इसके बाद देखिए दूसरा, यहाँ से दूसरा यहाँ पे है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखना है। यहाँ पे हमको चारों में से एक बताना है, मैं चारों को बता रहा हूँ। चलिए देखिए पहला क्या है, नर से नारायण। जो नर से नारायण कृति है उसके रचनाकार कौन है, तो नर से नारायण गुलाब राय की है, तो क्या लिखेंगे, गुलाब राय। क्या लिखेंगे, गुलाब राय। इसके बाद दूसरा जो है वह है भूतनाथ। क्या है, भूतनाथ। तो भूतनाथ कृति के जो आपके लेखक हैं वो है देवकी नंदन खत्री जी। क्या है, देवकी नंदन खत्री जी हैं, देवकी नंदन खत्री जी। इसके बाद साहित्यावलोकन। साहित्यावलोकन क्या है, विनय मोहन शर्मा। तीसरा क्या हो जाएगा, विनय मोहन शर्मा। क्या हो जाएगा, विनय मोहन शर्मा। इसके बाद आप लोगों का चौथा है, ठीक है, चौथा आपका है बाण भट्ट की आत्मकथा। तो बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, क्लियर। चलिए तो ये भी प्रश्न आप लोगों का पूरा क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे है, हिंदी के दो प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम लिखना है। हिंदी के दो प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम। तो देखिए हिंदी के दो उपन्यासकारों का नाम पूछा है, तो देखिए पहला नोट कीजिए हमारे साथ, प्रेमचंद्र। पहला मुंशी प्रेमचंद्र जी हो गया। ठीक है, दूसरे जो है वो लिख लीजिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी। ठीक है, ये जो दो लोग हैं वो हैं हिंदी के दो प्रसिद्ध उपन्यासकार के नाम। फिर कह रहा किसी एक यात्रावृत्त लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए किसी एक यात्रावृत्त लेखक का नाम, तो लिख लीजिए, ये आपका क्या है, राहुल सांकृत्यायन जी। राहुल सांकृत्यायन, कौन दिख रहा है ना आप लोगों को, राहुल सांकृत्यायन है। इसके बाद हम बात करें कि पथ के साथी किस विधा की रचना है। ठीक है, पथ के साथी किस विधा की रचना है।
चलिए देखिए, पथ के साथ ही जो है निबंध विधा की रचना है शायद। ठीक है, इसको कमेंट करके आप लोग बताइएगा, हालांकि मैं आपको श्योर नहीं हूँ, लेकिन ठीक है इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा मुझे कमेंट में, पथ के साथी का। ठीक है, इसके आगे है आप लोगों का रीतिकाल की 2 प्रवृत्तियाँ लिखिए। चलिए देख लेते हैं, रीतिकाल की 2 प्रवृत्तियाँ पूछा है। तो पहला लिखें श्रृंगार रस की प्रधानता। क्या लिखेंगे? श्रृंगार रस की प्रधानता, श्रृंगार रस की प्रधानता। ठीक है, इसके बाद दूसरा लिख लीजिए मुक्तक काव्य की प्रमुखता, मुक्तक काव्य की प्रमुखता। ठीक है, यह जो 2 चीज़ है वो आपका है रीतिकाल की 2 प्रवृत्तियाँ। फिर पूछा है यहाँ पे, देखिए क्या पूछा है कि प्रगतिवाद के 2 विशेषताएं लिखिए। अब प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं देखते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं पूछा ना। तो चलिए पहला नोट कीजिए कि छंदों के बंधन की अपेक्षा। क्या लिखेंगे? छंदों के बंधन की उपेक्षा, बंधन की उपेक्षा। नोट करते रहिए हमारे साथ। ठीक है, नोट्स बना लीजिए पूरा, इसके बाहर नहीं जाएगा, 10 में पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो है, दूसरा नोट कीजिए क्या है? साम्यवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा। ठीक है, साम्यवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा से प्रभाविता। क्या लिखेंगे? प्रभावित, ये होगा। देखिए क्या है? छंदों के बंधन की उपेक्षा, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है? साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित। ये जो 2 है आप लोगों का प्रगतिवाद के 2 विशेषताएं हैं। ठीक है, फिर करा है किसी एक छायावादी कवि का नाम लिखिए। तो किसी एक छायावादी का नाम लिख सकते हैं कोई भी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत जी, बहुत सारे लोग हैं। जयशंकर प्रसाद जी, सिंपल लिख लीजिए, जयशंकर प्रसाद जी। यह जो है वो क्या है? किसी एक छायावादी कवि का नाम है। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी ये भी प्रश्न आप लोगों का पूरा क्लियर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थी। 2019 801 ऐसे भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो 2019 का दोनों प्रश्न कंप्लीट हो गया, प्रश्न पत्र। अब ये देखने वाले 2020 का। अब हम देखेंगे 2020 में क्या क्या पूछा गया। तो चलिए 2020 का देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है कि पद्मलाल पूनालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो बिल्कुल क्या जाएगा? गलत। नहीं। करुणा नामक निबंध के लेखक जो डॉक्टर संपूर्णानंद है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, तो यही तीसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है। मैं चारों को लिख के बताता हूँ आप लोगों को। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है। पहला है वर्फ की गुड़िया। ठीक है, देखिए वर्फ की गुड़िया के जो लेखक हैं वह हैं जयप्रकाश भारती जी। ठीक है, चलिए लिखिए यहाँ पे उनका नाम, जयप्रकाश भारती। इसके बाद देखिए एक ही बताना था, लेकिन मैं चारों आपको बताता हूँ कि ताकि कोई भी यहाँ से प्रश्न आएगा तो आप आराम से कर पाएंगे। फिर है तुम चंदन हम पानी, इसके जो लेखक हैं वह हैं विद्यानिवास मिश्र जी। क्या है? विद्यानिवास मिश्र जी हैं। कौन? विद्यानिवास मिश्र जी। इसके बाद तीसरा है यहाँ पे कि विचार विधि। क्या है? विचार विधि है। देखिए विचार विधि के जो हैं वह हैं रामचंद्र शुक्ल जी। तो यहाँ पे लिखेंगे रामचंद्र शुक्ल जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी। और लास्ट आपका बच गया आपका कंकाल। सबको मतलब कंकाल तो जयशंकर प्रसाद का है, जयशंकर प्रसाद। ये चौथा है आपका, जयशंकर प्रसाद जी का क्या है? कंकाल है। तो देखिए चारों हमने बता दिया। ठीक है, चारों का चारों यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे देखिए भेटवार्था विधा की किसी एक लेखक का नाम लिखिए। चलिए देखते हैं, भेटवार्था विधा की किसी एक लेखक का नाम पूछाना है तो आप राजेंद्र प्रसाद जी लिख लीजिए। क्या? राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद जी। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद है किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए। तो देखिए लिखेंगे कि किसी एक महिला कहानीकार का नाम पूछाना तो लिख लीजिए आप दूसरा का प्रतिभा राय। क्या लिखेंगे? प्रतिभा राय। ठीक है, क्लियर। चलिए इसके बाद मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम। देखिए मेरी कॉलेज डायरी के जो लेखक का नाम है वो धीरेन्द्र वर्मा जी हैं। कौन है? तीसरा का लिखेंगे धीरेन्द्र वर्मा जी, धीरेन्द्र वर्मा जी हैं। ठीक है, इसके बाद ये भी क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछा है आगे। फिर पूछा है कि छायावादी काव्य की 2 विशेषता लिखिए। छायावादी काव्य की 2 विशेषता पूछा है। चलिए लिख लेते हैं छायावादी काव्य की 2 विशेषता। पहला लिखिए हमारे साथ, श्रृंगार एवं प्रेम वेदना। क्या लिखेंगे? श्रृंगार एवं प्रेम वेदना। ठीक है, इसके बाद दूसरा लिख लीजिए सौंदर्य भावना। सिंपल सबसे लिख लीजिए सौंदर्य भावना। यह जो 2 है वो आपका छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं हैं। इसके बाद लिखा है कि प्रयोगवादी काव्य धारा के किन्हीं 2 कवि के नाम। प्रयोगवादी काव्य धारा के 2 कवियों के नाम लिखना है ना। पहला लिखिए अज्ञेय जी, पहला है अज्ञेय, यह पहला। और दूसरा आप लिख लीजिए भवानी प्रसाद मिश्र।
भवानी, ये आपका दूसरा है, आपका पहला आज्ञा, दूसरा भवानी प्रसाद मिश्र। यह जो दो लोग हैं यह हैं प्रयोगवादी काव्यधारा के दो कवि। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचनाकार का नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ पे एक लिखना, मैं चारों आपको बताता हूँ। चलिए, पहला आपका पिघलते पत्थर। क्या है पहला? पिघलते पत्थर। देखिए, पिघलते पत्थर जो है वो रागे राघव जी की है रचना। रागेय, देखिए रागेय राघव जी की रचना है पिघलते पत्थर। इसके बाद दूसरा आपका है पदभरण। ठीक है, पदभरण जो है वो किसका है? पद्माभरण। क्या लिखा है आपका? पद्माभरण लिखा है। पद्माभरण के जो आपके लेखक हैं वो पद्माकर हैं। कौन? पद्माकर। कौन है? पद्माकर जी हैं। इसके बाद तीसरा है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास के जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। लिखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका चौथा क्या है भाई? द्वापर। चौथा क्या है? द्वापर। मैथिली शरण गुप्त जी की है। क्या है? मैथिली शरण गुप्त जी की। मैथिली शरण गुप्त जी। क्लियर हो गया? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न पत्र भी आप लोगों का 10 नंबर पूरा क्लियर हो गया। ये प्रश्न किसका था भाई? तो 2020 का ये पेपर था। कोड था 801 MC। अब एक लास्ट पेपर और बचा है 220 का, ये कोड 801 MF है। इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद तो फिर आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है 10 नंबर तैयार होने से। चलिए, इसमें क्या है आप लोगों का पहला प्रश्न? पहला आपका कि गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध महाकाव्य है। गोदान जो है प्रसिद्ध महाकाव्य है किसकी? गोदान प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध महाकाव्य नहीं, बिल्कुल क्या है? गलत है। इसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ख्याति लब्ध कवि हैं, भी क्या है? गलत। संस्कृति के 4 अध्याय रामधार सिंह दिन की कृति, बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? यही राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ चलते हैं। और आगे यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक रचनाकार के लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट आप लोगों को उसके सामने लिख के दिखा देता हूँ। क्या है? जैसे दिया है यहाँ पे चिंतामणि। चिंतामणि के कौन है? तो उनके हैं रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके बाद आकाशदीप किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद जी की। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की है। इसके बाद आप लोगों का है हिमालय की पुकार। क्या है? हिमालय की पुकार जो है जयप्रकाश भारती जी की है। जयप्रकाश भारती। क्लियर? इसके बाद है मेरी आत्मकथा। सबको मालूम है कि राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, इसके बाद आगे जो है जहाज की पंछी के लेखक का नाम बताइए। सबको मालूम है जहाज की पंछी इलाचंद्र जोशी जी। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखिए जहाज की पंछी का लेखक हैं जो वो हैं इलाचंद्र जोशी जी। कौन? इलाचंद्र जोशी। इसके बाद है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? श्याम सुंदर दास जी। क्या? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। इसके बाद ये भी क्लियर हो गया। फिर कह रहा है शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम। शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम पूछा है, तो आप बता दीजिएगा। भगवती चरण वर्मा जी। भगवती चरण वर्मा जी, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद क्या दिया है? और ये हो गया रीतिमुक्त कवियों में से किसी एक कवि का नाम लिखिए। रीतिमुक्त कवि जितने हैं उनमें से किसी एक कवि का नाम है, तो भूषण लिख लीजिए। सबसे सिंपल क्या? भूषण लिख लीजिए। क्लियर? इसके बाद है प्रगतिवाद काव्य की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। 2 प्रवृत्ति लिखना है, वो भी प्रगतिवादी युग का। तो पहला लिखिए हमारे साथ यहाँ पे साम्यवादी विचारधारा। क्या लिखेंगे? साम्यवादी विचारधारा। साम्यवादी विचारधारा। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा लिखे छंदों के बंधन की उपेक्षा। छंदों के बंधन की क्या लिखेंगे? उपेक्षा। क्लियर? चलिए, इसके बाद है आप लोगों का कि प्रयोगवादी काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। अब कवि का तो चलिए लिख लेते हैं कवि। तो पहला रामविलास शर्मा जी लिख लीजिए। रामविलास शर्मा। इसके बाद दूसरा लिख लीजिए भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जी लिख लीजिए। ये प्रयोगवादी काव्य धारा के किन्हीं 2
आपके कवि हैं। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थी पूरा का पूरा आप लोगों का क्लियर हो गया। देखिए मेरे प्यारे ये मॉडल पेपर है ना, ये मॉडल पेपर 2022 का। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें फैक्चुअल चीज़ दिखा रहा हूँ। जैसे मैं आज की वीडियो में आप लोगों को यही वीडियो लेकर आया हूँ, किसके लिए? गद्यांश बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे जो आप लोगों का गद्यांश है, देखिए गद्यांश आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। गद्यांश आपको है कि देखिए गद्यांश से पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहाँ खंभों पर उभरी मूर्तियां विवश उठी। फिर देखिए इसमें भी ये आपका पेपर में पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहाँ खंभों पर उभरी मूर्तियां विवश उठी। ठीक है, देख रहे हैं ना आप लोग, ये आप लोगों का कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यही पेपर आप लोगों का कम से कम 40% इस पेपर से मैच करेगा। ठीक है, 40% आप मिला सकते हैं। तो देखिए इसमें यह है, और 2019 में एक गद्यांश से भी पूछा क्या कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में से 100% में गारंटी देता हूं कि इन दोनों में से भी आएगा आप लोगों को, जरूर एक तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको 100%। या हे भगवान तब के लिए विपद के लिए, और एक आपका है कि पहले पहाड़ काट को उसे खोखला कर दिएगा। ये दोनों को तैयार कर लीजिए जरूर, 100% आपको किसी के मत पे आपको तैयारी करना है। और साथ ही साथ और देखिए मैं, और ये 2020 का जो पेपर हुआ है, 2020 का पेपर का जो हिंदी का आप लोगों का गद्यांश पूछा है, देखिए विश्वास पात्र मित्र से भारी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। विश्वास मित्र जीवन की एक औषधि है, हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए। ये मित्रता चैप्टर से आराम से आपको मिल जाएगा। तो आपका एक ये वाला गद्यांश और एक आपका कौन सा गद्यांश, पहले पहाड़ करके उसे खोखला कर दिया गया और हे भगवान तब के लिए, ये आपको 3 गद्यांश अगर तैयार कर लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, 100% आप लोगों का पूरा नंबर फिक्स हो जाएगा गद्यांश में। अभी मैं कराने वाला हूँ, ये वीडियो क्यों बनाया हूँ सब बता के मैं कराऊंगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये करा रहा हूँ पहले पहाड़ काट कर, क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको तैयार करके ही आपको जाना है। चलिए तो मैं जूम कर देता हूँ, आप इसे नोट कीजिए। ठीक है, जूम करके मैं पढ़ता हूँ इसे। क्या है कि पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहाँ खंभों पर उभरी मूर्तियां विवश उठी, मतलब विहस उठी। भीतर की जो समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गईं, और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। और पहले प्लस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की क्या सिरज दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। अब देखिए यहाँ पे 3 प्रश्न पूछा है। पहला, उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। दूसरा, रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है। और तीसरा कि पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया, गद्यांश के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। तो ये तीनों देखेंगे, इसके बाद ये वाला देखेंगे हे भगवान, तब उसके बाद वो देखेंगे। मतलब तीनों में आप लोगों को करा के भेजूंगा ताकि आपको मतलब क्लियर है कि 90% से पार आप लोगों का आने वाला है। ठीक है, चलिए पहले हम लोग इसका देखेंगे गद्यांश क्या देख, चलिए सबसे पहले इसका लिखेंगे हम संदर्भ। क्या लिखेंगे? संदर्भ। देखिए संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इनके जो लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। जिस प्रकार मैं लिखा हूँ ब्लैक पेन से, उसी प्रकार ब्लैक पेन से अगर लिखेंगे, और देखिए इसमें और बेहतर हो सकता है क्या कि जब इसके नीचे अगर आप अंडरलाइन कर देते हैं, ब्लैक पेन से अगर इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे तो और ही ज़्यादा आकर्षक दिखने लगेगा आपका। ठीक है, इस तरह देखिए कितना सुंदर लग रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्यखंड में संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है, और इसके जो लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ठीक है, इतना आपको संदर्भ में लिख लेना है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ पेपर, पहले जितने के अंदर आप लोगों का अंडरलाइन किया गया उसका हमें व्याख्या करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, इसका व्याख्या है कि लेखक ने पहाड़ों को जीवंत रूप को पाने के विषय में वर्णन करते हुए कहा है कि सर्वप्रथम शिल्पकारों कठोर पहाड़ों को काटकर उसे खोखला बना दिया। ठीक है, खोखला बना दिया। उसके पश्चात उन पहाड़ों को तराश कर उनमें सुंदर एवं भव्य भवनों का निर्माण किया, और जहाँ खंभों पर बनी मूर्तियाँ हैं, जहाँ खंभों पर बनी मूर्तियाँ हैं। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों को व्याख्या करना है इसका। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद व्याख्या हो गया। इसके बाद हमसे पूछा क्या है यहाँ पे कि पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए लिखेंगे, इसका आंसर यहाँ आपको मिलेगा। क्या है कि पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया, दीवारों छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए और चित्रों में रंग भरा गया, और इस प्रकार पहाड़ों को क्या बनाया गया, जीवंत बनाया गया। ठीक है, मात्र 3 ही पॉइंट आपको लिखना था। संदर्भ आपने लिख लिया, रेखांकित अंश की व्याख्या, और पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया, ये पॉइंट आपने लिख लिया। और यहाँ पे आप लोगों का 6 नंबर मिल गया। बस इतना ही पॉइंट से आप लोगों को 6 नंबर मिल गया। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको ये वाला गद्यांश क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए ये वाला क्लियर हो गया, तो अब ये वाला देखने वाला है। क्या है कि थोड़ा जूम करूं तभी तो आपको दिखेगा।
जाइए अच्छे से तैयारी करके, मज़ा ही आ जाएगा 2022 बोर्ड एग्जाम में। क्या है, हे भगवान तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा न रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है, यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ और इसकी चमक आंखों को क्या बना रही है, अंधा बना रही है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तीसरा पॉइंट, अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट का हमें उत्तर देना है। चलिए देख लेते हैं, पहले इसको मैं छोटा कर दूं तभी तो पूरा पूरा दिखेगा आपको। ठीक है, अब ये छोटा हो गया, सबसे पहले हम इसका संदर्भ देखेंगे। देखिए यही था ना, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए। ठीक है, ऑलरेडी हमने लिख रखा है बहुत अच्छे से, इसको बताया भी हूँ मैं आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट में। चलिए सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ। क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। देखिए ब्लैक पेन से लिख के अंडरलाइन किया, कितना अच्छा लग रहा है। कोई भी एग्जाम कॉपी चेक करेगा तो गद्य खंड पे पहुंचेगा, ममता नामक चैप्टर पहुंचेगा जयशंकर प्रसाद, इसके बाद पूरा का पूरा नंबर दे देगा आपको। ठीक है, तो आई होप आपको इसने क्या लिखा, आपने संदर्भ लिखा। अब हम रेखांकित अंश की व्याख्या देखने वाले हैं। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे यहाँ पे, देखिए कैसे कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि चांदी के 10 थालों में लाए गए ढेर सारे सोने को देखकर ममता चकित होकर अपने पिता से कहती है कि हे भगवान उस समय के लिए जब आपका मंत्रित्व नहीं रहेगा, उन विपदा भरे दिनों के लिए, यहाँ पे दिन होगा, विपदा भरे दिनों के लिए इतना सारा आयोजन अभी से ही, यह अच्छा नहीं है। रिश्वत में लिया गया इतना सोना लेकर आपने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य किया और उसका अपमान किया है। यदि ईश्वर की इच्छा से हमें दुख मिलने वाला है तो हमें उससे सहने के लिए संघर्ष तैयार करना चाहिए। पिताजी मंत्रित्व न रहने पर भी हमें पेट भरने के लिए कम से कम भीख तो मिल ही जाएगी, और इस रिश्वत की उपेक्षा तो भीख मांग कर जीवित रहना अधिक उचित है। इस पृथ्वी पर उस समय भी बहुत से हिंदू ऐसे होंगे जो हमें ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अनाज भीख में दे देंगे। पिताजी इस रिश्वत के सोने को वापस कर दीजिए, इनकी जो चमक है मेरी आंखों को कष्ट दे रही है और मैं आपके ऐसे ईश्वर विरुद्ध कार्य से काँप रही हूँ। ठीक है, ये आपको व्याख्या में लिख देना है अच्छे तरीके से, और पूरा का पूरा एकदम ये गद्यांश तो रट जाना है आप लोगों को। जो मैं बता रहा हूँ ये पूरा का पूरा गद्यांश रटे होना चाहिए। चलिए इसके बाद नीचे फिर प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा कार्य ममता को अपने परम पिता के विरुद्ध लगा उसके। तो लिखेंगे यहाँ पे कि ममता बाल विधवा थी जो ब्राह्मण जाति से, देखिए उस प्रश्न का ये उत्तर नहीं है, यहाँ पे है। ठीक है, यह वाला है कि चूड़ामणि ममता के लिए रिश्वत के रूप में शेरशाह से 10 थाल सोना प्राप्त किया और अपने पिता का यही कार्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, क्योंकि ममता ईश्वर पर विश्वास रखती थी और उसका मानना था कि संसार में जो कुछ भी होता है ईश्वर की इच्छा से ही होता है। अतः पिता द्वारा यह गलत कार्य का किया गया जो प्रयत्न ईश्वर के क्या है, विरुद्ध है। तो ये तो प्रश्न पूछा था ना कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। देखिए तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखिए ये दोनों तो तैयार हो गया ना। ये जो आपका 2019 का पेपर है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप लोग पूरा का पूरा देखिए, अगला वीडियो में इसको भी मैं करा दूँगा, पद्यांश भी करा दूंगा, ताकि तब हमको लग रहा है कि 2019 का ई पेपर बन सकता है तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा इसका सोल्यूशन ही करा के आपको भेजूं। ठीक है, और ये वाला तो मैं करा चुका हूँ, आप लोग जानते ही हैं। जीवन परिचय में क्या आप लोग जीवन परिचय तो कर ही लेंगे। इसके बाद देखिए ये संस्कृत के कुछ देखिए, ये तो क्लियर है, हास्य रस, उपमा अलंकार, रोड़ा, ये तो सब फिक्स रहता है भाई। ये सब ग्रामर वाला पार्ट में अच्छे से करा ही दिया हूँ आप लोगों को। ठीक है, अच्छे से कहिएगा तो पूरा का पूरा
ये 2019 का पूरा पेपर का सलूशन ही भेज दूंगा आप लोगों पे करा करिए कई वीडियो में। चलिए तो 2019 वाला हो गया ना। आप देखिए, आपको मैं एक सलाह देता हूँ, आप लोगों को होमवर्क देता हूँ। सब कुछ कराने से हमारे सही नहीं होगा, आप होमवर्क दूंगा तभी समझ में आएगा आप लोगों को। कुछ मेहनत आप भी कीजिए। ये आपका 2022-20 का पेपर देख रहे हैं हिंदी का। ये होमवर्क में आपको क्या है कि यह जो 2 आपको गद्यांश इसको तैयार कर लेना है। विश्वास पात्र मित्र से भरी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखना चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे और हमारे सत्य, पवित्र और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हताशोहित होंगे तब वे हमें प्रोत्साहित करेंगे। ये जो नया मित्रता चैप्टर से, कोई भी आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा ना, क्वेश्चन बैंक में जाके खोजिएगा मित्रता चैप्टर से गद्यांश में, ये पहले ही आपको मिल जाएगा क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग अपने से लिख लीजिएगा, लिख के याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता कि ना मिलेगा, ठीक है, मिल ही जाएगा आपको 100%। मित्रता जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के है, जाके देखेंगे ना तो उसमें मिल जाएगा। इसको तैयार कर लेना है। और एक ये वाला इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है, ठीक है। देखिएगा ये अगर मिल रहा है तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों अगर तैयार कर लेते हैं तो फिर आपका काम बन जाएगा गद्यांश में। फिर ऑलरेडी हमने गद्यांश तो मोस्ट इंपोर्टेंट करा ही रखा है आप लोगों को और अच्छे से बता भी रखा है, तो उसको तैयार कर लेंगे। और ये 2019 वाला, 2019 का पेपर कहाँ गया, ये वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें का दोनों जो मैं अभी तो कराया हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं दोनों करा दिया हूँ, आप लोगों को होमवर्क नहीं दिया हूँ। लेकिन ये वाला तो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, आसानी से कर पाएंगे। लेकिन इसको कराना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, होने गया आप लोगों का गद्यांश 6 नंबर। विद्यार्थी ये वीडियो किसके लिए है तो देखिए, मैंने वादा किया था आप लोगों को 4 मेरे पास पेपर है 2019 का। 2019 का ये 801 कोड एसी है, ये आपका 801 कोड एडी है। 2020 का 801 कोड एमएफ है। फिर 2020 का एक कोड है आप लोगों का एमसी कोड। अब इन चारों पेपर का मैं आप लोगों को कराने वाला हूं, जो आप लोगों को वादा हमने किया था कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आप लोगों को पद्यांश पूरा का पूरा, इसमें जितने पद्यांश मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चारों प्रश्न पत्र में, ठीक है, चारों पेपरों में से जितने मोस्ट इंपोर्टेंट आपका पद है पद्यांश से, उसको मैं आप लोगों को करा कर ही भेजूंगा। इतने ज़्यादा मोस्ट आईएमपी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 100% आपका फंसेगा, 100% गारंटी लेता हूं। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है। पहला देखिए, पहला क्या है कि आपका किसमें है 2019 में पूछा गया है, प्रश्न पत्र कोड है 801 एडी। क्या है कि चलिए पहले इसका ही सोल्यूशन करते हैं, तुरंत पढ़ते जाएंगे, पूरा का पूरा सोल्यूशन करते जाएंगे। समय बहुत कम है क्योंकि आपको रिवाइज भी करना होगा क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए और यहाँ से प्रश्न बनना एकदम बिल्कुल तय रहेगा, ठीक है, क्योंकि परसों आपको खुद मालूम चल जाएगा कि मेरे यहाँ से पढ़े हैं तो कितना फंसा है कितना नहीं, लेकिन गारंटी है कि सब कुछ फंसेगा। क्या है कि चरण कमल बंधु हरिराई, जाकी कृपया पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदोती ही पाई। ये जो आपका महत्वपूर्ण पद्यांश है बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसको आपको चलिए बताता हूँ किस प्रकार इस पद्यांश को लिखेंगे आप, ठीक है। देखिए पद्यांश में क्या होता है, संदर्भ लिखना होता है, प्रसंग लिखना होता है और इसका व्याख्या किया जाता है। इसके बाद काव्यगत संदर्भ लिखना होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इसका देखेंगे संदर्भ। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले आप लिखेंगे संदर्भ। क्या लिखेंगे कि यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। किससे? पद शीर्षक से उद्धृत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूरदास जी लिखे हैं, सूर सागर नामक ग्रंथ से लिया गया है, वो भी हिंदी से, और किससे? पद शीर्षक से क्या उद्धृत है। इतना चीज़ आपको संदर्भ में लिख देना है। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको प्रसंग लिखना है कि इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके विचारों की वंदना की है। इस पद में भक्त कवि सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके विचारों की क्या की है? वंदना की है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे व्याख्या। इसका व्याख्या देखेंगे कि इसका व्याख्या क्या है। जो हमने अभी पद देखा है उसका व्याख्या, किसका व्याख्या? तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमल बंधु हरिराई, यहाँ से यहाँ तक जो है इसका व्याख्या देखने वाले हैं। क्या है कि भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत ही क्या है? व्यापक है। इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ जाता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, और इन चरणों के अनोखी प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है।
किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। और सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से पूरा व्याख्या में श्री कृष्ण के चरणों की व्याख्या हुआ है कि सूरदास जी कह रहे हैं कि अगर श्री कृष्ण के चरण, अगर उनके प्रभाव से, अगर इनके कृपया हो जाने से जो लंगड़ा व्यक्ति होता है वो पर्वतों को लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। ठीक है, और कह रहा है कि इनके चरणों के अनेकों प्रभाव से जो 12 व्यक्ति वो सुनने भी लगता है। और किसी दरिद्र कोई व्यक्ति है, अगर उन पे कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाना तो वह राजा बनकर छत्र धारण कर लेता है। ठीक है, और वही सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। आई होप आपके दिमाग में बैठ गया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट IMP आप लोगों का मैं पद्यांश बताया हूँ, ये वाला बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अभी देखिए यहाँ तक हो गया ना। अब काव्यगत संदर्भ लिखना होता है। ठीक है, उस पर भी नंबर मिलता है, तो चलिए उसको लिखते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काव्यगत संदर्भ में आपको क्या क्या लिखना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए भाषा की यूज कीजिएगा कि भाषा, देखिए ब्लैक पेन से आपको लिखना है, मैं हालांकि नीला से लिख रहा हूँ आपको ब्लैक से, कि भाषा आपको पहले हेडिंग डाल लेना है यहाँ पे काव्यगत। देखिए मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे लिखिएगा, सिंपल सिंपल लिखेंगे पूरा नंबर मिल जाएगा। काव्यगत सौंदर्य, ये भी आपको ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डाल लेना है। ठीक है, सौंदर्य होता है काव्यगत सौंदर्य, आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डाल लेना है काव्यगत सौंदर्य। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करना होगा, काव्यगत होता है काव्यगत सौंदर्य। ठीक है, काव्य सौंदर्य भी कह सकते हैं इसको। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे भाषा, भाषा में लिखेंगे साहित्यिक व्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। किसका? साहित्यिक, लिखेंगे यहाँ पे साहित्यिक व्रज, साहित्यिक व्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद चलिए भाषा में आप क्या लिखेंगे, साहित्यिक व्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, इतना हो जाएगा। फिर देखिए शैली आप लिखिएगा, अगली हेडिंग क्या रहेगी आपकी, शैली। और शैली में क्या लिखेंगे, मुक्तक शैली का, क्योंकि इसमें मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है तो मुक्तक शैली आप शैली लिखेंगे। शैली के बाद देखिए और कौन सी हेडिंग, आप गुण लिखिएगा, जो छोटा छोटा हाईलाइटेड है वो बता रहा हूँ। गुण में आप लिखिएगा प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। किसका? प्रसाद गुण का। इसके बाद रस लिखिएगा, कौन सा रस, तो भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। किसका? भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आप छंद लिखिएगा, अगली हेडिंग क्या रहेगी, छंद। छंद तो योगात्मक छंद का प्रयोग किया गया है। किसका? योगात्मक छंद यहाँ पे प्रयोग किया गया है। इसके बाद शब्द शक्ति, लास्ट हेडिंग यही है आपकी, शब्द शक्ति। अलंकार भी लिखना होता है, लिख लीजिएगा आप लोग, शब्द शक्ति। शब्द शक्ति में लक्ष्मण, ठीक है, क्या लक्षणा, शब्द शक्ति में लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके बाद देखिए अगली हेडिंग लास्ट आपकी रहेगी अलंकार, कि इसमें आपका ध्यान से कौन कौन अलंकार यूज किया गया है। तो देखिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार, पहला अनुप्रास अलंकार प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जल्दी जल्दी अब मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, राइटिंग बैठा नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत कम समय बहुत सारी चीज़ें कवर करना है। इसके बाद अनुप्रास हो गया ना, रूपक अलंकार का भी यूज किया गया है, इसमें रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। इसके बाद आपका पुनरुद्धित प्रकाश अलंकार का भी यहाँ लिख देता हूँ मैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, प्रकाश अलंकार। ठीक है, तो देखिए ये पूरा पूरा काव्यगत संदर्भ, इतना पूरा पॉइंट आपको काव्यगत संदर्भ लिख देना है। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये वाला आपका जो पद्यांश था मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लियर हो गया होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए क्लियर हो गया ना आप लोगों का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, काव्यगत संदर्भ लिख लीजिएगा जरूर से। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या पूछा है, ये देखिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी तैयार करके जाइएगा आप, कि मेवाड़ केसरी देख रहा है केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था, चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था, मानो प्रत्यक्ष कपाली था। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। चलिए मेरे प्यारे सबसे पहले संदर्भ देख लेते हैं। देखिए संदर्भ में लिखेंगे क्या, कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्धृत है और यह श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित काव्य हल्दी घाटी से लिया गया है। प्रसंग में फिर लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन करते हुए हल्दी घाटी के युद्ध का सजीव चित्रण किया है। ठीक है, इसके बाद तब जाके यहाँ पे लिखेंगे व्याख्या।
प्रसंग हो गया। संदर्भ में क्या आपको था कि पद से शीर्षक से लिया गया है, रचयिता कौन है, श्याम नारायण पांडे जी हैं, और हल्दी घाटी से लिया गया है। अब प्रसंग में कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन किया है इसमें, और हल्दी घाटी के युद्ध का सजीव चित्रण किया है। तो व्याख्या में देखते हैं, लिखेंगे व्याख्या में लिखेंगे कि कवि कहता है कि मेवाड़ केसरी अर्थात महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध को मात्र देख ही नहीं रहे थे, बल्कि वह स्वयं युद्ध के क्षेत्र में जाकर उत्साहपूर्वक युद्ध कर रहे थे। मुगलों से युद्ध अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए कर रहे थे। इसके लिए वे बलिदान तक देने के लिए भी तत्पर थे। उन्होंने अपने घोड़े पर चढ़कर पूरा युद्ध किया और मुगलों की सेना को ध्वस्त करते हुए अपनी सेना की रखवाली भी की। उन्होंने मुगलों की सेना का सामना दृढ़तापूर्वक किया था और सदैव उन पर हावी रहे थे। वे मृत्यु की परवाह किए बिना ही इस प्रकार रण क्षेत्र में भी युद्ध कर रहे थे, मानो महाराणा प्रताप ने शिवाजी का रूप धारण कर लिया हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये वाला। यहाँ से व्याख्या आपका कंप्लीट हो गया ना, व्याख्या आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा व्याख्या। अब इसका हम लोग बस लास्ट हेडिंग बताए, काव्य सौंदर्य। इसका देखने वाले हम लोग काव्य सौंदर्य ये है आपका। चलिए तो इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। फिर वही भाषा, कौन सा भाषा का प्रयोग किया गया है, तो खड़ी बोली। किसका, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम शैली, हेडिंग क्या डालेंगे, दूसरी ब्लैक पेन से लिखेगा आप लोग शैली। राइटिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, मैं जल्दी लिख रहा हूँ ना। शैली क्या, प्रबंध शैली का प्रयोग करना है। इसके बाद गुण, कौन सा गुण प्रयोग किया गया है इसमें, तो ओज, कौन सा, ओज गुण का प्रयोग किया गया है। इसके बाद यहाँ पे रस, कौन सा रस, वीर रस का प्रयोग किया गया है। इसके बाद यहाँ पे छंद, तो मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम यहाँ पे शब्द डालेंगे, शब्द, तो देखिए शक्ति अभिधा होता है, सॉरी अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। लास्ट आपका अलंकार बच गया है, अलंकार। तो देखिए अलंकार में पहला पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है, अलंकार। और दूसरा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देखा बहुत ही ज़्यादा मैंने पेपर से आप लोगों का अच्छे तरीके से सोल्यूशन कराया है। यहाँ से पद्यांश बनना क्लियर है आप लोगों का। अगर तैयार कर लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ से 100% परसों आप जब, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला आप लोगों को पद्यांश है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थी। किसी कीमत पे तैयार करके जाना है कि उधो मोही व्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दयो सजायो अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाला बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी व्रजवासी अजिनसो हित जदुतात। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको किसी कीमत पे आपको तैयार करके जाना है। चलिए सबसे पहले इसका हम लोग क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, फिर इसके बाद प्रसंग लिखेंगे, फिर इसके बाद व्याख्या लिखेंगे। चलिए सबसे पहले इसका हम लोग देखते हैं संदर्भ, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए यहाँ पे इसका सोल्यूशन आ गया है, मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब पूरा दिख रहा है ना आप लोगों को। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, संदर्भ में लिखेंगे इसका कि प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। मतलब इसी चैप्टर से जो अभी हम लोग चरण कमल बंधु हरिराय देखे वो सूरदास का ही था, ये भी आपका सूरदास का ये था। देख रहे हैं ना कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ हालांकि देखिए आपको ये ब्लैक पेन से हाईलाइटेड कर देना है, जैसे सूरसागर है आपको और सूरदास जी लिखे हुए हैं, ठीक है। ये जो अंडरलाइन कर लेता हूँ, इसको हाईलाइटेड आपको करके लिखना है, पद शीर्षक से लिया गया, ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। तो यह तो संदर्भ हो गया। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रण किया है और उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहां की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभव हो गए हैं, ठीक है, भाव विभव हो गए हैं, ठीक है।
चलिए देखते हैं कैसे भाव विभोर हो गए हैं। ये तो प्रसंग में लिखना है। व्याख्या लिखेंगे इसका। व्याख्या कि श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मैं व्रज को भूल नहीं पाता हूँ। मैं सबको भुलाने का बहुत प्रयत्न करता हूँ, पर ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। वृंदावन और गोकुल वन, उपवन सभी मुझे याद आते हैं। वहाँ कुंजों की धनी छाँव भी मुझसे भुलाए नहीं भूलती। प्रायः काल माता यशोधरा और नंद बाबा मुझे देखकर हर्षित होते तथा अत्यंत सुख का अनुभव करते थे। माता यशोधरा मक्खन, रोटी और दही मुझे बड़े प्रेम से खिलाती थी। गोपियाँ और ग्वाला बालों के साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे और सारा दिन हंसते खेलते हुए व्यतीत होता था, और यह सभी बातें मुझे याद आती हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं अपनी, ठीक है, भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। सूरदास जी व्रजवासियों की सराहना करते हुए कहते हैं कि वे व्रजवासी धन्य हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते थे और उनका प्रतिरक्षण ध्यान करते थे। उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसी हितैषी का कौन मिल सकता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छे से हमने इसका व्याख्या लिखा है। आई होप आपको ये व्याख्या क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए, व्याख्या यहाँ पे कंप्लीट हो गया ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट था। तो इसका भी आप लोगों को लिखना पड़ता है काव्यगत संदर्भ, इसका भी लिखना पड़ेगा काव्यगत संदर्भ। तो कोई नहीं, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, काव्यगत इसका संदर्भ, काव्य सौंदर्य हेडिंग हो गया आपका। काव्य सौंदर्य में पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, भाषा। तो भाषा किस भाषा का, तब ब्रज, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद दूसरा आप डालेंगे शैली, किस शैली का प्रयोग किया गया है, तब मुक्तक, किसका, मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। तीसरी हेडिंग आपकी क्या रहेगी, गुड़, गुड़, तब माधुर्य गुड़ का प्रयोग किया गया है, किसका, माधुर्य गुड़ का। इसके बाद चौथी जो हेडिंग आपकी रहेगी वो रहेगी रस, क्या रहेगा, रस रहेगा, ठीक है। रस में आपका श्रृंगार रस, श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। इसके बाद पांचवा श्रृंगार में वो भी वियोग का, किसका, वियोग का। इसके बाद पांचवा आप क्या डालेंगे, छंद, ठीक है, छंद में गे पद, क्या लिखेंगे, गे पद का। इसके बाद आप छठवां हेडिंग आपकी रहेगी शब्द शक्ति, क्या रहेगी आपकी, शब्द शक्ति, छठवां हेडिंग शब्द शक्ति में लिखेंगे व्यंजना, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके बाद सातवां लास्ट आपका सिर्फ है अलंकार, क्या, अलंकार। तो कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है, तो देखिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। इसके बाद आप लोगों का उपमा अलंकार भी प्रयोग किया गया है इसमें, उपमा अलंकार। इसके बाद श्लेष अलंकार, क्या लिखेंगे, श्लेष अलंकार, ठीक है। यह तीनों अलंकार लिख लीजिएगा। तो ये काव्यगत संदर्भ में लिख देना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए ये आपका जो पेपर था, ये पेपर क्या है आप लोगों का 2019 का पेपर था, कोड 801 AD, पूरा का पूरा दोनों हमने आप लोगों को अच्छे तरीके से इस पद्यांश को क्लियर कर दिया। अब हम नेक्स्ट पेपर लेंगे, उसको देखेंगे। देखिए अगला लेता हूँ मैं आप लोगों को 2020 का, ठीक है, जो कि 801 MF कोड है, ठीक है। इसका जो ये वाला है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो क्या आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना है। मैं जूम करता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम व पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए सबसे पहले इसका हम लोग क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, फिर इसके बाद व्याख्या देखेंगे, इसका भी काव्य संदर्भ देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इसका संदर्भ, देखेंगे क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड स्वदेश प्रेम से, किसे, स्वदेश प्रेम शीर्षक से उद्धृत है, और यह कवि राम नरेश त्रिपाठी हिंदी द्वारा रचित स्वप्न से लिया गया है, स्वप्न से लिया गया है, ठीक है। क्लियर हो गया ना, कौन, स्वदेश प्रेम से। इनके जो लेखक हैं कौन है, कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, और हिंदी के रचित स्वप्न से लिया गया है, ठीक है। आपको संदर्भ में लिख देना है। इसके बाद प्रसंग में कि कवि सच्चे देश प्रेम के लिए त्याग और बलिदान जैसे गुणों को आवश्यक मानता है, आपको प्रसंग में लिखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ से देखेंगे व्याख्या, कि कवि कहता है कि सच्चा प्रेम उसे ही कहा जा सकता है कि जिसमें आत्म
त्याग की भावना कूट कूट कर भरी होती है। अर्थात आत्मत्याग के अभाव में प्रेम को सच्चा नहीं कहा जा सकता है। सच्चे प्रेम को पाने के लिए यदि आत्म बलिदान भी देना पड़े तो हमें हिचकना नहीं चाहिए। त्याग के बिना प्रेम निर्जीव सा होता है। देश प्रेम ऐसा पवित्र क्षेत्र है जो निर्मल, निष्कलंक और त्याग जैसे गुणों से खिल उठता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। अर्थात देश प्रेम वह पवित्र भावना होती है जो मनुष्य की आत्मा और मनुष्यता के विकास के लिए आवश्यक होती है। अतः मनुष्य में मनुष्यता का पूर्ण विकास हो सके, इसके लिए उसमें देश प्रेम की भावना आवश्यक है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको व्याख्या यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा आपको व्याख्या में लिख देना है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद लास्ट आपका बचा है काव्यगत सौंदर्य। यहाँ तो होएगा ना, लास्ट आपका काव्य सौंदर्य बचा है। काव्य सौंदर्य, और काव्य सौंदर्य में आपको क्या लिखना है? पहला पॉइंट सबसे पहले वही आप भाषा के यूज की जगह कि भाषा कौन सा प्रयोग किया गया है, तो सरल खड़ी बोली, सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसके बाद दूसरा शैली, कौन सा शैली का प्रयोग किया गया है? तो तुकांत, क्या? तुकांत मुक्त भावात्मक, भावात्मकता शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके बाद तीसरा वही हेडिंग आप डालेंगे गुण, कौन सा गुण? तो ओज, कौन सा? ओज गुण का प्रयोग किया गया है। चौथा आपका है रस, कौन सा रस? तो वीर रस का प्रयोग किया गया है। इसके बाद पांचवा छंद, छंद में मात्रिक छंद, मात्रिक छंद। इसके बाद छठवां लिखेंगे आप शब्द शक्ति, लिखेंगे आप शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति में किसका? व्यंजना, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके बाद लास्ट सातवां लिखेंगे आप लास्ट में अलंकार। ठीक है, अलंकार में अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार लिख लीजिए। तो ये आपका काव्यगत सौंदर्य में लिख देना। आई होप आपको काव्यगत यहाँ पे पूरा का पूरा सौंदर्य क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट था। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला देख लेते हैं। अगला देखिए, ये आपको तैयार करके जाना है किसी कीमत पे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किसी कीमत पे आप लोगों को आना चाहिए। क्या कि सुनी सुंदर बैन सुधार साने सयानी है, जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दे सन तिन है, समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर सो है सबे, अवलोकती लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको किसी कीमत पे आपको तैयार करके जाना है। चलिए सबसे पहले इसका हम लोग लिखेंगे संदर्भ। चलिए सबसे पहले लिखेंगे इसका संदर्भ। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वनपथ पर शीर्षक कविता से क्या है? अवतरित है। ठीक है, इसके बाद प्रसंग लिखेंगे हम यहाँ पे। देखिए आपको संदर्भ इसी प्रकार लिखना। देखिए गोस्वामी तुलसीदास, हमने ब्लैक पेन से लिखा है, हाईलाइटर लिखा है, कवितावली से लिया गया है, हिंदी से वन पथ पर। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह आपको भी लिखना है। प्रसंग में इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं व्याख्या में। कह रहा है कि ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं? तो ग्राम वधुओं ने अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गईं और सीता जी ने उनके प्रश्न का जो उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रियोचित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में वह समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। तुलसी जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर जो सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकाटक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगीं। इसके बाद उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों।
ठीक है। तो ये तो व्याख्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको सब पढ़ते जा रहा हूँ क्लियर होता जा रहा होगा। समय बहुत कम है, आराम से बस जितना बता रहा हूँ उतना ही तैयार करके आप बोर्ड एग्जाम में पहुंचिए। काव्यगत संदर्भ लिखेंगे। पहला कि सीता जी का संकेतपूर्ण उत्तर भारतीय नारी की मर्यादा तथा लब्ध अन्यत्र निर्वाण की भावना को अनुरूप है। ठीक है। दूसरा, प्रस्तुत पद में जो नाट्यकता और काव्य का सुंदर योग है। फिर भाषा, कौन सा भाषा का प्रयोग किया गया है, तो देखिए सुललित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली, चित्रात्मक व मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। छंद, तो सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। इसके बाद रस, श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। गुण, माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति, व्यंजना शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इतना अगर पद्यांश आप तैयार कर लेते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 100% गारंटी मेरी है कि बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा, बहुत ही अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे। वीडियो बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोर इसी से आने वाला है। 19 नंबर बिल्कुल मैं पक्का आप लोगों को करने वाला हूं क्योंकि 9 टॉपिक एक ही वीडियो में इंक्लूड कर दिया हूँ, वो भी इतना अच्छा से कम 4 वर्ष के प्रीवियस ईयर पेपर हमने इंक्लूड किया है और साथ ही साथ मॉडल पेपर का भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। मतलब पूरा का पूरा मिक्सिंग आप लोगों का है, पूरा का पूरा एक अच्छा सा कंटेंट आपको मिल रहा है, इससे बाहर कहीं नहीं जा सकता है। 9 अगर टॉपिक आप तैयार करते हैं 100% 19 नंबर आपका पक्का। 19 नंबर मतलब 36-18 3%, 70 में तो 3% आपका इसी वीडियो से होने वाला है। तो चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से आप लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग एक एक करके आराम से चीज़ों को पढ़ते जाएंगे और आराम से समझते जाएंगे। पहला आप लोगों का है उपसर्ग, जो कि कितने नंबर का पूछा जाता है, 3 नंबर का पूछा जाता है उपसर्ग। और कौन सा इंपॉर्टेंट उपसर्ग मैं आप लोगों को बताऊं वही तैयार करके आप लोगों को जाना है। देखिए, पहला है आपका अप का। क्या है? अप। तो देखिए, अप का अपहरण हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, अपकार हो जाएगा। इसके बाद अनु। अनु का क्या होता है? अनुभाव, अनुभव, अनुकूलन। 3 ही लिखना पड़ेगा आपको उपसर्ग। ठीक है। जैसे निर, निर का क्या हो जाएगा? निर्मम, निर्दोष, निर्धन। इसी तरह अभि, अभि का अभिमान, अभिशाप, अभिधारणा। इसके बाद सु, सु का सुहाग, सुलभ और सुपुत्री होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अधि, अधि का अधिनायक, अधिकार, अधिभार। इसके बाद अन्न का अनवसर, अनुकूल और अनंत होता है। इसके बाद परि का परिवार, परियोग, परिजन। इसके बाद अति का अत्याचार, अत्यधिक और अतिरिक्त होता है। इसके बाद उप का बात करें तो उप का उपनाम, उपमंत्री और उपवन होता है, उपवन। ठीक है। इसके बाद वी का क्या होता है? आपका उपसर्ग, विज्ञान, विदेश और विवाद। इसके बाद स का सहमति, सहपाठी और सहयोगी होता है। इसके बाद अ का आपका अज्ञान, अकाल और अमूल्य। ठीक है। इतना तैयार करके जाना। इसके बाद आपका है प्र का प्रहार, प्रसार और प्रचार। फिर प्रति का प्रतिदिन, प्रतिष्ठ और प्रतिकूल। इतना ही टॉपिक आपको तैयार कर जाना। मतलब इतना आपको उपसर्ग अगर आपको मालूम है तो इससे बाहर कभी नहीं जा सकता। इस बात की मैं गारंटी आपको 100% लेता हूँ, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है। अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो सब कुछ आपका तैयार हो गया, समझिए कि। तो उपसर्ग आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जल्दी से आप इसको नोट करके रिवाइज कर लीजिए क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है। क्योंकि 90% सबका चाहिए, इसलिए मैं बहुत ही मैं डिटेल से और अच्छे से बता रहा हूं ताकि 90% आप लोगों को आ जाए। तो 3 नंबर का उपसर्ग यहां से आप लोगों का कंप्लीट हो गया। और इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा 2 नंबर के लिए, जो कि प्रत्यय पूछा जाता है। ठीक है। प्रत्यय पूछा जाता है आपका 2 नंबर के लिए। अब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपको मैं बताने वाला हूं प्रत्यय। जैसे आपका प्रत्यय में पहला आपका है वट का। क्या है? वट। तो वट का हो जाएगा सजावट और लिखावट। 2 ही लिखना होता है। ठीक है। प्रत्यय एक शब्द का मतलब 2 ही लिखना होता है। जैसे वट का 2 ही लिखना पड़ेगा आपको, सजावट, लिखावट, क्योंकि 2 नंबर का होता है, सजावट और लिखावट। दूसरा पन, पन का हो जाएगा बचपन, लड़कपन। ता का आप लिख सकते हैं सुंदरता और मधुरता। आई का सेठाइन, पंडिताइन। वाह का 7वां, 8वां। इसके बाद हट पूछता बहुत ज़्यादा। हट का क्या हो जाएगा? घबराहट, सरसराहट, सनसनाहट। बहुत सारा होता है लेकिन 2 ही आपको लिखना है। तो का बंधुत्व और महत्व। इसके बाद हम बात करें ना का पढ़ना, लिखना और गाना। इसके बाद हम बात करेंगे पन का क्या हो जाएगा? बचपन, भोलापन, पागलपन। इसके बाद हम बात करेंगे इक का साप्ताहिक, साहित्यिक, वार्षिक लिख सकते हैं। ये का नगरीय, जातीय, मानवीय। ठीक है। बस इतना ही पॉइंट आप लोगों को मैं प्रत्यय बता रहा हूँ। इतना ही अगर आपको याद है 30 से बाहर जाने वाला बोर्ड एग्जाम में नहीं है और 2 नंबर आप आसानी से इसको पक्का कर पाएंगे। ठीक है। चलिए, तो प्रत्यय भी यहाँ से क्या हो गया? क्लियर हो गया अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, हम आगे जस्ट बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न पूछा जाता है वो अब समास पूछा जाता है। सबको मालूम है कि
2022 बोर्ड एग्जाम में 2 ही समास आपको याद कर जाना है, एक द्वंद्व समास और एक द्विगु समास। ठीक है, द्वंद्व और द्विगु यही 2 समास पूछा जाएगा। इन्हीं दोनों समासों का मैंने अच्छे मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, इसे तैयार कर लेंगे तो इससे बाहर जाने वाला नहीं है। क्या है? राधा कृष्ण। तो राधा कृष्ण का क्या होता है? राधा और कृष्ण जो कि द्वंद्व समास। देखिए जो भी और से चाहे तथा से जो ज्वाइंटर होगा वो हमेशा द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, तो द्वंद्व समास हो गया, अन्यथा जो आएगा वो द्विगु का दीजिएगा, आप लोग क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो राधा कृष्ण के क्या हो जाएगा? राधा और कृष्ण द्वंद्व समास, क्योंकि और से जुड़ा है। जितना और से रहेगा तथा से तो द्वंद्व समास ही कहलाएगा। इसके बाद चौराहा। चौराहा का मतलब होता है 4 राहों का समास, समाहार। 4 राहों का, राह मतलब रास्ता, तो 4 राहों का समाहार द्विगु समास कहलाएगा। ठीक है, फिर उत्थान पतन। तो उत्थान और पतन ये क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास, क्योंकि और से है। ठीक है, इसके बाद चौमासा। चौमासा ये क्या है आपका? ये आपका समास विग्रह है, जो मैं लिखवा रहा हूँ ना आपको समास विग्रह है, और समास का नाम भी पूछता है। जैसे चौमासा, तो चौमासा का समास विग्रह क्या हो जाएगा? 4 मासों का समूह, मतलब 4 महीनों का समूह, जो कि द्विगु समास है। इसके बाद अगला है पाप पुण्य। तो पाप और पुण्य हो जाएगा, जो कि द्वंद्व समास है। इसके बाद 12 मासा। 12 मासा का हो जाएगा 12 मासों का समूह, जो कि द्विगु समास है। 12 मासों का समूह जो कि क्या है? द्विगु समास है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे त्रिफला। ठीक है, त्रिफला का हो जाएगा 3 फलों का समूह। त्रिफला का 3 फलों का समूह, जो कि क्या है? द्विगु ही समास है। इसके बाद पंचवटी। पंचवटी तो 5 वृक्षों का समूह, ये भी आपका द्विगु ही समास है। इसके बाद त्रिभुवन। त्रिभुवन मतलब 3 भुवनों का समूह, जो कि आपका क्या है? द्विगु समास है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 2 और मैं ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पे, जल थल। तो जल और थल हो जाएगा कि जो कि द्वंद्व समास है। इसके बाद पंच पात्र, जो कि 5 पात्रों का समूह, जो कि द्विगु समास है। इसके बाद पंच पल्लव। 5 पल्लवों का समूह, ये भी क्या है? द्विगु ही समास है। तो यहाँ पे भी समास भी आप लोगों का क्लियर हो गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप यहाँ तक आपने अच्छे से नोट करके याद कर लिया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे तत्सम रूप को लेकर, जो कि कितने नंबर का पूछा जाता है? 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तत्सम रूप। तो देखिए घर, तो घर का क्या हो जाएगा? गृह। ठीक है, घर का क्या होता है? गृह। इसी तरह मानुष। मानुष का मनुष्य होता है। गांव का ग्राम होता है। चांद का चंद्र होता है। नेह का स्नेह होता है। कृपा का कृपया हो जाता है। निर्गुण का निर्गुण। सावन का श्रावण। कान का कर्ण होता है। मक्खी का मचिका होता है। इसी तरह भाप का वाष्प होता है। मोर का मयूर होता है। ठीक है, और सपना का आपका स्वप्न होता है। इसी तरह सात का आपका सप्त होता है। नींद का आपका निद्रा होता है। माता का आपका मातृ कह सकते हैं। ठीक है, कपूत का कुपुत्र होता है। कलेश का क्लेश होता है। माथा का मस्तक होता है। मित का मित्र होता है। ठीक है, तो इतना ही मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का तत्सम है। अगर इतना आपको याद है तो खूब आराम से आप 2 नंबर यहाँ से पक्का कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो तत्सम रूप आई होप आपको क्लियर हो गया। इसी के जस्ट आगे हम बात करेंगे आप पर्यायवाची शब्द को लेकर। पर्यायवाची शब्द आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के पूछा जाता है। चलिए मैं बताता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पहला आपका ईश्वर का तैयार करके जाना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ईश्वर। तो ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? परमात्मा, प्रभु, भगवान। ठीक है, फिर कमल। कमल का पर्यायवाची शब्द सरोज, पंकज, जलज होता है। इसी तरह फूल की बात करूँ तो फूल का हो जाएगा पुष्प, सुमन और कुसुम। जंगल का आप पर्यायवाची शब्द लिखिएगा विपिन, कानन और वन। बादल का जलद और मेघा। इसी तरह पृथ्वी का क्या हो जाएगा? मैं बताऊं, पृथ्वी दिख रहा है ना आप लोगों को? पृथ्वी का क्या हो जाएगा? धरती, भूमि। घोड़ा। घोड़ा का हो जाएगा अश्व, है, बाजी। इसी तरह पत्ता का हो जाएगा पत्र, पर्ल और पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पर्यायवाची शब्द है। और मैं आपको बता रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची शब्द यहाँ पे नभ। नभ का क्या हो जाएगा? आकाश, गगन, अंबर। ठीक है, कभी कभी नभ और कभी कभी आकाश दे देता है, कि आकाश का पर्यायवाची शब्द वही नभ, गगन, अंबर कर दीजिएगा। नभ है तो आकाश, गगन, अंबर कर दीजिएगा। ठीक है, कुछ भी दे सकता है इधर उधर उसको पलट कर। चलिए, इसके बाद इंद्र। इंद्र का क्या हो जाएगा? सूरपति, मदवा और शक होता है। पत्थर। ठीक है, पत्थर का आपका हो जाएगा पाषाण और शिला। बिजली का मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका हो जाएगा बिजली का विद्युत और चंचला हो जाएगा। तीर का हो जाएगा बाण और सठ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आग का। आग का हो जाएगा अग्नि, पावक, अनल। ब्रह्मा। ब्रह्मा का हो जाएगा धाता और विधाता। क्या? धाता और विधाता। हवा का पवन और वायु। कृष्ण का मोहन और केशव। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के थे तत्सम रूप। ठीक है, चलिए अगली टॉपिक आपका संधि। ठीक है, संधि आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। क्या है? पहला संधि जो कि आपको याद करके ही जाना है, जैसे स्वागतम। स्वागतम का हो जाएगा सुधन आगतम, संधि विच्छेद इसका। और सभी यड़ संधि, मतलब कि आपको 2022 बोर्ड एग्जाम में एक ही संधि पूछा जाएगा, यड़ संधि। और यड़ संधि का ही मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताया, जैसे स्वागतम का सुधन आगतम। और गुरुवादेश का हो जाएगा
गुरुवादेश को हो जाएगा गुरुधन आदेश, ठीक है। फिर प्रत्येक को हो जाएगा प्रतिधन एक, फिर यद्यपि, अगला यद्यपि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो यदि धन अपि हो जाएगा। फिर इसके बाद अत्याचार है, अत्याचार का अतिधन आचार हो जाएगा। इसके बाद अभ्युदय, अभ्युदय का हो जाएगा अभिधन उदय। इसके बाद प्रत्युत्तरम, इसका प्रतिधन उत्तम हो जाएगा उत्तरम। इसके बाद पित्रादेश, पित्रादेश का हो जाएगा पितृधन आदेश। फिर लाकृत, लाकृत का हो जाएगा लृधन आकृत। इसका प्रत्येकम का हो जाएगा प्रतिधन एकम। तो जितना मैं 10 आप लोगों को बताया ना, 10 ही आप लोगों को याद करके जाइए संधि, और इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में जाने वाला नहीं है। अच्छे से इसको तैयार करके ही आप पहुंचे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक जो है आप लोगों का, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो है आपका संस्कृत का अनुवाद। बहुत लोगों को कमेंट था कि सर संस्कृत का अनुवाद बता दीजिए, तो चलिए हालांकि मैं सब कुछ अच्छे से आपको बताने वाला हूँ, एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। देखिए ये संस्कृत का अनुवाद है, जो बताऊंगा बस वही आप तैयार करके जाइए। देखिए है कि ग्रामीण शिक्षा के प्रति जागरूक है, करा कि ग्रामीण शिक्षा के प्रति जागरूक है, ठीक है। इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा, तो ग्रामीण शिक्षा में प्रति जागरूक संति, ठीक है। इसी प्रकार हमें देशभक्त होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वयम देशभक्त भवेम, ठीक है। इसके बाद विद्या सभी धनों में श्रेष्ठ है, तो विद्या सर्वधन प्रधानम अस्ति हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी है, तो क्या हो जाएगा, जन्मभूमि सर्वगाद अपि गरियसति, ठीक है, गरियसी। फिर हो जाएगा सागर के उत्तर में भारतवर्ष है, करे सागर के उत्तर में भारतवर्ष है, तो सागर उत्तर दिशायाम भारतवर्ष अस्ति हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रातः उठना चाहिए, तो प्रातः उत्तिष्ठ हो जाएगा, उत्तिष्ठित, ठीक है। इसके बाद सदा सत्य की जीत होती है, क्या हो जाएगा, सदा सत्यमेव जयते, ठीक है। इसके बाद मैं आज घर जाऊंगा, तो अहम अध गृहम गमिष्यामि, ठीक है। इस बार प्रयाग में गंगा यमुना का संगम है, तो बन जाएगा प्रयागे गंगा यमुनम सडम अस्ति, ठीक है। इसके बाद राम को अपनी पुस्तक पढ़नी चाहिए, तो क्या बनेगा इसका, रामा स्व पुस्तक पठेयुः। इसके बाद बालिकाएं घर जाती हैं, तो बालिका गृहम गच्छन्ति, ठीक है। फिर इस बार भारत हमारा देश है, तो इसका क्या बनेगा, भारतम अस्माक देश अस्ति। इसके बाद आप लोगों का है कि छात्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, छात्रान ध्यानपूर्वक पठनीयम, ठीक है। इसके बाद आगे बात करेंगे, तो आगे भी कुछ है उसको नोट कीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा ना, आप इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद है तुम अपना कर्तव्य करो, त्वम स्वकर्तव्य कुरु। इसके बाद वृक्ष से फल गिरते हैं, वृक्षात फलानि पतंती। इसके बाद हमें विद्यालय जाना चाहिए, वयम विद्यालय गच्छेम। सिकंदर कौन था, कह रहा सिकंदर कौन था, सिकंदर कह आसित। फिर बालक लखनऊ जाएंगे, बालका लखनऊ जाएंगे। फिर हमें भारत के नागरिक हैं, हम जो हैं भारत के नागरिक हैं, क्या बनेगा, वयम भारतस्य नागरिक असीम। इसके बाद अब स्वर्ण कहाँ है, तो संप्रति कुतः स्वर्णम, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को बात करूं, आगे आप लोगों का है इतना, बस इतना ही आप लोगों को याद करके जाना है संस्कृत में अनुवाद, ठीक है। अगर इतना याद कर लेते हैं तो आई होप आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे शब्द रूप को लेकर, ठीक है। शब्द रूप, देखिए 2 शब्द रूप आपको तो किसी कीमत पे याद होना चाहिए, 2 शब्द रूप जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, जो कि 2 नंबर का पूछा जाता है। एक मति का और दूसरा फल का, एक मति का फल का। तो देखिए मति का क्या हो जाएगा, देखिए इधर विभक्ति होती है, विभक्ति मतलब प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, ये आपका विभक्ति होता है। और वचन में एक वचन द्विवचन और बहुवचन होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वचन में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि प्रथमा में मति का कौन सा एक वचन में क्या होता है, द्विवचन में बहुवचन में क्या होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। जैसे देखिए मति अमति मतेय होता है, इसको द्वितीय विभक्ति में क्या होता है, मतिम मति मतीय होता है। तृतीय विभक्ति में क्या होता है, मत्या मतिभ्याम मतिभीय होता है। चतुर्थी विभक्ति में मत्य चाहे मते दोनों होता है, दोनों में से कोई आ सकता है, मतिभ्याम मतिभेय, ठीक है। इसके बाद पंचमी चाहे मत्या लिखे चाहे मतेय लिखे, दोनों सेम है, तो पंचमी का हो जाएगा मत्या मतेय मतिभ्याम मतिभेय। इसके बाद षष्ठी विभक्ति में क्या होगा, मत्याय चाहे मतेय, तो मत्याय मतेय मत्यो मतिनाम। सप्तमी विभक्ति में मत्याम मत्यो मतेसु मतिसु, ठीक है। संबोधन में हे मते हे मति हे मतेस, ठीक है। तो ये आप लोगों का मति का जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको रट ही जाना है, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रात भर में आप इसको पूरा का पूरा रट जाइए। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे फल का। फल का याद होना चाहिए किसी कीमत पे, वही चीज़ प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन तक जाएगा, ठीक है। इधर आपका एक वचन द्विवचन और
आपका बहुवचन होगा। देखिए क्या होगा, प्रथमा में फलम फले फलानी, द्वितीय में फलम फले फलानी, तृतीय में हो जाएगा फलेन फलाभ्याम फलेह, चतुर्थी में फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, पंचमी में फलात फलाभ्याम फलेभ्य हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति में क्या हो जाएगा फलस्य फलयो फलानाम, सप्तमी में फले फलयो फलेषु, संबोधन में हो जाएगा हे फल हे फले हे फलानी। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये आपका शब्द रूप था जो कि मति और ये फल, ये दोनों ही आपको याद होने चाहिए। इसके बाद तीसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो नदी का होता है। नदी का भी आपको याद करना पड़ेगा। नदी, नदी का विभक्ति में वही सेम विभक्ति चलेगी, सप्तमी के बाद संबोधन तक चलता है। इधर आपका एक वचन द्विवचन बहुवचन जानते ही आप लोग। तो प्रथमा में क्या हो जाएगा नदी नधो नध, इसके बाद द्वितीय में नदीम नधो नदीय, तृतीय में नधा नदीभ्याम नदीभीय, फिर चतुर्थी विभक्ति में हो जाएगा नधे नदीभ्याम नदीभ्य, पंचमी में नधा नदीभ्याम नदीभ्य, षष्ठी में नधा नधो नदी नाम होता है, सप्तमी में नधाम नधो नधीसु, संबोधन में हे नदी हे नदो हे नद। मेरे प्यारे विद्यार्थियों मति का और आपका फल का और नदी का ये तीन अगर आपको याद है तो इससे बाहर तो कभी नहीं जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक अच्छे तरीके से। इसके बाद एक टॉपिक और बच गया है, वो है आपका धातु रूप, जो कि 2 नंबर का पूछा जाता है। देखिए पढ़ना का और हंसना का, यही धातु रूप सबसे अधिक आता है। वो भी पढ़ना में आपका भूतकाल का आता है और हंसना में भी अत्यधिक भूतकाल का आता है। हालांकि आप पूरा याद कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादातर आपका भूतकाल का ही पूछा जाता है। जैसे आपका पुरुष में आप चलता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष चलता है। इधर भी आपका एक वचन द्विवचन बहुवचन। ठीक है, बस आपको यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी अभी बताया हूँ किस में शब्द रूप में सेम शब्द रूप में आपका विभक्ति चलता है सप्तमी के बाद संबोधन तक। इसमें क्या होता है आपका धातु रूप में आपका पुरुष चलता है, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष। तो देखिए प्रथम पुरुष में लिखेंगे भूतकाल में पढ़, आपका पढ़ना का है पठ धातु का, अपठत अपठताम अपठन, मध्यम में अपठः अपठतम अपठत, उत्तम में अपठम अपठाव अपठाम होता है। ठीक है, तो ये आपका भूतकाल का जो कि लट लकार कहलाता है। पठ धातु का, पठ धातु मतलब पढ़ना। इसी तरह हंस धातु का आपको याद करके जाना पड़ेगा। हंस धातु मतलब हंसना होता है। हंस धातु में भी आपका लट लकार भूतकाल में। ठीक है, वही चीज पुरुष में प्रथम मध्यम उत्तम चलेगा। ठीक है, प्रथम में क्या हो जाएगा असत अस्तम असन, मध्य में असह अस्तम और असत, उत्तम में असम असाव और असम। ठीक है, बस यहाँ पूरा का पूरा 9 टॉपिक आप लोगों को पूरा कंप्लीट हो गया और 70 नंबर भी यहाँ से आपने क्लियर कर रखा है। अगर इतना वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, नोट किया करके याद करके चले जाएंगे, इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं जाएगा। 17 नंबर तो पूरा का पूरा पक्का हो गया आप लोगों का। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।